हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। आज हम लोग कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला हर बार निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करना है, इसी को आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं और जो लिखना है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थिति किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी r है तथा बिंदु A पर स्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर स्थित आवेश +q, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2d है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किसके मध्य क्या है और ये थियरी के रूप में इतना लिखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, यानी जो फिगर बनाने वाली बात हम लोगों ने पीछे जो थियरी पढ़ा है उसके अनुसार हम लोग इस फिगर को बनाते हैं। यानी ए बिंदु पर -q आवेश है और बिंदु बी पर +q आवेश है और इन दोनों -q आवेश और +q आवेश के बीच की दूरी 2d है और इसमें मध्य बिंदु O हमने ले लिया है और इन दोनों को जब अलग अलग करेंगे एक d इधर हो जाएगा, एक d इधर हो जाएगा। सेम अच्छी स्थिति के जैसा ही है, लेकिन इसका फिगर थोड़ा सा हट करके है और ये इसकी जो ऊंचाई है, यानी जहाँ पर हम लोगों को बिंदु की तीव्रता ज्ञात करनी है, हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं P, कहीं पर भी एक बिंदु P मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई हम लोग R मान लेते हैं। तो यह जो हो गया एक त्रिभुज बन रहा है AOP, एक समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज के आधार पर अब देखिए ये लंब हो गया, ये आधार, इन दोनों का मान मालूम है तो हम लोगों को कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी वही √ में r² + d² हो गया और यही मान इधर भी हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब इस रेखा पर ये जो लंब रेखा जा रही है इस पर ये होता है E1 sin थीटा, इसी के ठीक ऊपर होता है E2 sin थीटा। इस रेखा पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलती है क्योंकि शून्य हो जाता है, क्योंकि इधर अब जब बल लगेगा और इसके विपरीत ऊपर बल लगेगा तो दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी शून्य हो जाएगा। फिर तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, यह जो इधर से जो रेखा जा रही है इस पर E2 होता है और इधर से ये रेखा जो जा रही है ये आपका E1 होता है, यानी E2 cos थीटा E1 sin थीटा। और यहाँ से एक इस तरह से 90 अंश पर खींचा गया है तो ये क्या होता है, परिणामी रेखा होता है। यानी इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। फिर आगे हम लोग चलते हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इतना हम लोग मान लेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो इसलिए E1 = 1/4 πε0 q/AP का होल स्क्वायर। AP का स्क्वायर हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर होता है r² होता है, तो r² को हम लोग AP मान लिए हैं। देखिए AP यानी इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, तो इसके बीच की दूरी को हम लेंगे तो AP हो जाएगा। और आगे जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब देखिए क्या होता है, AP के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाल चुका है, √ में r² + d² है। देख लेते हैं, देख लीजिए √ में r² + d², तो वही मान हम लोग उठा करके यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा E1 = 1/4 πε0 q/√ में r² + d² का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो E1 = 1/4 πε0 q/ और ये स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, r² + d² हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेंगे। -q के कारण E1 मानना है और +q के कारण E2 मानना है। सेम वही प्रोसेस है, ऊपर वाला ही प्रोसेस इसमें भी लगेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए क्या होता है, E2 = 1/4 πε0 q/BP का स्क्वायर। अब BP क्यों हो रहा है, क्योंकि +q आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो +q आवेश के कारण कहाँ है, B पर है। अब B से लेकर के P की दूरी कितना है, r² + d², यानी हम BP के होल स्क्वायर की जगह पर √ में रख सकते हैं मान, तो कितना होगा
E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ दिखाया भी गया है BP इजकल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको और जब सॉल्व करेंगे तो E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। E1 इजकल टू E2 यानी E1 और E2 बराबर हैं परंतु इनकी दिशाएं भिन्न हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सही बात है, इनकी दिशाएं दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन E1 और E2 आपस में बराबर हैं। देखिए E1 का मान भी उतना ही है और यहाँ E2 का मान भी उतना ही हमको मिला है। तो फिर आगे क्या हमको करना है वो देख लेते हैं। यदि कोण PAB इजकल टू कोण PBA इजकल टू थीटा है तो E1 एवं E2 को अक्षीय रेखा के अनुदिश, हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है, इसको एक बार देख लेते हैं। PAB और PBA यानी हम लोग इसको थीटा मान लें या फिर इसको माने या इसको माने, बात बराबर है। और क्या आगे कह रहा है, लंबवत घटकों में वियोजित करने पर इनके ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परस्पर समान परिमाण के एवं विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जो हम लोग पहले भी देख लिया है। हम लोगों ने पहले देख लिया है क्या, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत में है और इनका परिणाम समान है तो इसीलिए निरस्त हो जाते हैं। जबकि अक्ष के समांतर घटक E1 कॉस थीटा एवं E2 कॉस थीटा समान दिशा में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा होगा। चूँकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं E1 और E2 आपस में बराबर हैं तो हम चाहे E1 को बदल दें या फिर E2 को बदल दें, तो हम E2 को जब बदल दें तो E2 के स्थान पर हम E1 रख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E1, E2 को हम E1 कर दिए इसके अनुसार, E1 कॉस थीटा। अब इसको जब हल करेंगे तो E इजकल टू 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज AOP में इसी त्रिभुज की बात कही जा रही थी उसमें। फिर देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर हमको देखिए दोस्तों थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का जानकारी भी होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, यानी आधार बटे कड़ से हो जाएगा D बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है आधार बटे कड़, इसके अनुसार से ये बना है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या उसमें सच में फॉलो करता है। कॉस थीटा इजकल टू D बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसमें हो रहा है आधार, इसको हम लोग थीटा माने हैं तो हो जाएगा हमारा आधार बटे कड़ यानी D बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी हम लोग का सही है। अब ये ऊपर हम लोग जो मान निकाले हैं E बराबर 2E1 कॉस थीटा, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे E बराबर 2E1 कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके हम इसको रख देंगे तो E बराबर 2E1 कॉस थीटा का मान हो जाएगा D बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस छूटा है दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर अभी इसको हल करेंगे तो देखिए क्या कैसे करते हैं हल। यहाँ दिखा गया चूँकि कॉस थीटा तथा E1 का मान रखने पर। देखिए दोस्तों हम लोग समीकरण 1 पढ़ चुके हैं, जो पीछे हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। E1 बराबर हमारा क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर समीकरण 1 से हमको मिल चुका था। अब उसी समीकरण से मान हम लोगों ने यहाँ से वहाँ से मान हमको रखना है, यानी E बराबर 2 वही है गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यह मान पूरा वही है D बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसी को हमको हल करना है, सबका गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2QD अपान ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके घात को तोड़ करके फिर हम लोग गुणा करेंगे। थोड़ी सी कठिनाई होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा आसानी तरीके से। जब हम लोग इस पूरे के करड़ी के घात को हटाएंगे, करड़ी को हटाएंगे तो हो जाएगा E बराबर P। ये P कहाँ से आया, ये हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं तो होता है क्या, P बराबर 2QD
यानी 2QD के जगह पर हम लोग P रख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, तो हम वही 2QD के स्थान पर P रख दिए हैं बटे 4πε0। ये उसी तरह से रहेगा। इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, r² + d² पर 1/2, क्योंकि करड़ी का मान 1/2 होता है। फिर आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, जाएगा 1/4πε0 इंटू P बाई, ये 3/2 कैसे हो गया। अब देखिए हम लोग नियम पढ़े हैं, गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, तो यह भी सेम है, यह भी सेम है, तो इस पर एक घात है और ये घात दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 3, तो वही 3/2 हमारा यहाँ पर हो गया है। फिर आगे जब हम लोग हल करेंगे तो आगे हल करने के लिए क्या करना है, इसमें एक कंडीशन ये होता है, डी को हम लोग बहुत ही कम मानते हैं, आर के सापेक्ष, आर की तुलना में डी को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, अतः d² को r² की तुलना में नगण्य मान लिया जाता है। तो फाइनल हमारा क्या आएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू P बाई r², और d² को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि नगण्य मान चुके हैं, और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी इसके स्थान पे 0 हो जाएगा, तो ये घात इस पर आ जाएगा, तो r² पर 3/2। अब ये हमारा क्या होता है, इस तरह से दिया है r² गुणे 3/2। अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये घात यहाँ से हमारा कट जाएगा, तो वही यहाँ पर हुआ। अब ये फाइनल फार्मूला हमारा क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू PR³ वोल्ट प्रति मीटर। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।